अच्छा, तो क्या आपको ये मालूम है कि इंग्लिश ज़बान में जो लाखों अल्फाज हैं उन सब को सिर्फ 8 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। जी हाँ, सिर्फ 8। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे जिससे इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, इंग्लिश के अल्फाज का एक पूरा समंदर है और इसे देखकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं। कई लोग तो यहीं आकर हिम्मत हार जाते हैं कि भाई ये सब कैसे याद होगा। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, इस समंदर को पार करने का एक बहुत ही आसान रास्ता मौजूद है। और वो रास्ता है ये नंबर 8। आप माने या ना माने, इंग्लिश का हर एक लफ्ज इन्हीं 8 बुनियादी ग्रोहों में से किसी एक का हिस्सा होता है। उन्हें कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये समझ लें कि ये ज़बान की पूरी इमारत की बुनियाद है। तो आइए इस इमारत की पहली ईंट से शुरू करते हैं, यानी नाउन्स और प्रोनाउंस। ये वो अल्फाज हैं जो हमारे आसपास की हर चीज़ को एक नाम देते हैं। नाउन, जिसे हम उर्दू में इस्म कहते हैं, ये किसी भी शख्स, जगह, चीज़ या यहाँ तक कि किसी ख्याल का नाम है। जैसे राम एक शख्स का नाम है, स्कूल एक जगह का नाम है, पेन एक चीज़ का नाम है। मतलब हर वो चीज़ जिसे हम कोई नाम दे सकते हैं वो एक नाउन है। और प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन यानी ज़मीर उसी इस्म या नाउन की जगह पर आ जाता है। क्यों? ताकि हमें बार बार एक ही लफ्ज़ ना दोहराना पड़े। अब ये कहने की बजाय कि अली इज़ अ गुड बॉय, अली गोज़ टू स्कूल, हम कहते हैं अली इज़ अ गुड बॉय, ही गोज़ टू स्कूल। तो यहाँ जो ही है वो अली की जगह आया है और यही प्रोनाउन है। अच्छा, एक आम कंफ्यूजन होती है माय और माइन के दरमियान। फ़र्क बहुत ही सादा है। जैसा कि इस स्लाइड पर नज़र आ रहा है, माय हमेशा किसी नाउन से ठीक पहले आता है। जैसे दिस इज़ माय पेन, पेन एक नाउन है और माय उससे पहले आया। जबकि माइन अकेला खड़ा होता है, उसके बाद नाउन नहीं आता। जैसे दिस पेन इज़ माइन, मतलब दोनों का एक ही है, मुल्कियत दिखाना, लेकिन इस्तेमाल का तरीका अलग है। तो ठीक है, हमने चीज़ों को नाम देना सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और उन अल्फाज की दुनिया में चलते हैं जो हमारी जुमलों में एक्शन यानी हरकत और क्वालिटी यानी रंग भरते हैं। वर्ब यानी फेल, ये किसी भी जुमले की जान होता है। सच में ये हमें बताता है कि कोई क्या कर रहा है या क्या हो रहा है। जैसे गो, कम, स्पीक, ईट, थिंक। वर्ब के बगैर कोई भी जुमला मुकम्मल हो ही नहीं सकता। अब आते हैं एडजेक्टिव पर, यानी सिफत। इसका काम है हमारे नाउन को मज़ीद दिलचस्प बनाना। ये असल में नाउन के बारे में बताता है कि वो कैसा है। मिसाल के तौर पर अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ फूल कैसा है? ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है जो फ्लावर की खूबी बता रहा है। ज़रा इन मिसालों पर गौर करें। एन ऑनेस्ट बॉय, लड़का कैसा है? जी हाँ, ऑनेस्ट। एन इंटेलिजेंट गर्ल, लड़की कैसी है? बिल्कुल इंटेलिजेंट। इसी तरह स्मार्टफोन और रेड पेन, ये सारे अल्फाज ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, रेड हमें नाउन के बारे में कुछ इजाफी मालूमात दे रहे हैं, इसलिए ये सब एडजेक्टिव्स हैं। और एडवर्ब्स बनाना तो अक्सर बहुत ही आसान होता है। क्या आपको मालूम है कि बहुत सारे एडजेक्टिव्स के आखिर में सिर्फ ly लगा देने से वो एडवर्ब बन जाते हैं। जैसे ऑनेस्ट से बन गया ऑनेस्टली, या क्विक से बन जाता है क्विकली। है ना दिलचस्प बात? एडजेक्टिव और एडवर्ब का फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। सीधी सी बात है, एडजेक्टिव एक नाउन को बयान करता है। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, यहाँ ऑनेस्ट लफ्ज बॉय के बारे में बता रहा है। जबकि एडवर्ब एक वर्ब यानी काम को बयान करता है। जैसे ही वर्क्स ऑनेस्टली, वो काम कैसे करता है? ऑनेस्टली। और कभी कभी एडवर्ब एक एडजेक्टिव को भी मजीद वाजे करता है। जैसे शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, यहाँ गुड एक एडजेक्टिव है और वेरी एक एडवर्ब है जो बता रहा है कि वो कितनी अच्छी है। तो अब तक हमने अल्फाज के अलग अलग ब्लॉक्स बनाना सीख लिए हैं। अब वक्त है कि हम वो ग्लू देखें, वो गोंद देखें जो इन ब्लॉक्स को आपस में जोड़कर मजबूत और बामानी जुमले बनाता है। प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस दोनों जोड़ने का ही काम करते हैं, लेकिन इनका तरीका अलग अलग है। प्रेपोजिशन जैसे इन, ऑन, एट, फ्रॉम, ये एक लफ्ज का दूसरे लफ्ज से ताल्लुक बताता है। मिसाल के तौर पर द पेन इज ऑन द टेबल,
जबकि कंजंक्शन जैसे एंड, बट, अदरवाइज ये दो बराबर के अल्फाज या जुमलों को जोड़ता है, जैसे स्टडी अदरवाइज यू विल फेल। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा उसका सबसे अहम सबक क्या है, उसका निचोड़ क्या है? ये एक ऐसा उसूल है जो ग्रामर को देखने का नजरिया ही बदल देगा। बात सिर्फ अल्फाज रटने की नहीं है, असल बात है हर लफ्ज के पीछे की मंतिक को समझना। हर लफ्ज को एक औजार की तरह समझें। ये जानने की कोशिश करें कि जुमले में उसका काम क्या है। क्या वो किसी चीज को नाम दे रहा है तो वो नाउन है, क्या वो किसी एक्शन को दिखा रहा है तो वो वर्ब है। जब आप लफ्ज का काम समझ जाएंगे तो ग्रामर खुद ब खुद आसान हो जाएगी। तो अब आप सबके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। अगली बार जब कोई भी इंग्लिश जुमला पढ़ें या सुने तो एक लम्हे के लिए रुककर उसके हिस्सों को पहचानने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि अब आप सिर्फ अल्फाज नहीं पढ़ रहे बल्कि आप जबान के पूरे ढांचे को समझ रहे हैं। मुबारक हो, आपने इंग्लिश ग्रामर को सही मानों में समझने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा फोकस है MATAT का एक बहुत ही अहम हिस्सा, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलें, इस पर अपनी गिरफ्त इतनी मजबूत करते हैं कि इम्तिहान में कोई मुश्किल ना हो। और इसका बेहतरीन तरीका क्या है? पिछले सालों के सवालात हल करना। तो आइए शुरू करते हैं। तो फिर क्या ख्याल है, तैयार हैं इन सवालों के लिए? चलें अपनी तैयारी को परखते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, तैयारी का सबसे अच्छा तरीका पिछले साल के सवालात को देखना है। इससे ना इम्तिहान का पूरा पैटर्न और सवालों का अंदाज बिल्कुल साफ समझ आ जाता है। तो पहला सवाल देखते हैं। ये MHTET 2018 में आया था। जुमला है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें नाउन यानी इस्म क्या है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। A ऑनेस्टी, B बेस्ट, C पॉलिसी या D इज। जरा सोचें इस पर। जी हाँ, सही जवाब है A ऑनेस्टी। और पता है दिलचस्प बात क्या है? ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी एक ऐसी खूबी का नाम जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। याद रखिएगा, इस्म किसी भी शख्स, जगह, चीज या फिर किसी भी खूबी का नाम होता है। अच्छा, अब आते हैं अगले सवाल पर। यह है प्रोनाउन यानी इसमें ज़मीर के बारे में, और ये सवाल 2019 के पेपर से है। जुमला है This is the boy dash won the prize। अब इस खाली जगह में क्या आएगा? Which, who, whom या whose। सोचें। और सही जवाब है B who। देखिए, यहाँ एक बहुत सादा सा उसूल याद रखना है। जब भी हम इंसानों यानी लोगों की बात करते हैं तो who इस्तेमाल होता है, और चीजों के लिए which। बस ये छोटी सी बात इम्तिहान में बहुत काम आएगी। चलें, अब बारी है एडवर्ब की, यानी फेल मुताल्लिक। ये सवाल भी MATAT 2018 से है। जुमला है He runs very fast। इसमें एडवर्ब कौन सा है? runs है, very है, fast है या he? और सही जवाब है B very। अब ये थोड़ा दिलचस्प है क्योंकि यहाँ फास्ट भी एक एडवर्ब है ना? फास्ट बता रहा है कि वो कैसे दौड़ता है, लेकिन वेरी उससे भी एक कदम आगे जाकर फास्ट के बारे में बता रहा है कि वो कितना तेज दौड़ता है। तो याद रखें, एक एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब की भी वजाहत कर सकता है। ठीक है जी, आखिरी प्रैक्टिस सवाल। ये है प्रेपोजिशन यानी हरफे जार के बारे में। MATT 2019 का सवाल। She is fond dash music। ऑप्शंस हैं on, off, at और in। क्या लगता है? बिल्कुल सही जवाब है B ऑफ। ये एक जबरदस्त मिसाल है उन अल्फाज की जो अंग्रेजी में हमेशा एक साथ आते हैं। इन्हें कोलोकेशंस कहते हैं। जैसे फॉन्ट के साथ हमेशा ऑफ ही लगता है जब आप किसी चीज को पसंद करने की बात कर रहे हो। इस तरह के जोड़े याद रखना बहुत फायदेमंद होता है। तो इन सवालों को हल करके कुछ अंदाजा तो हुआ होगा, है ना? चलें, अब जरा गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि इम्तिहान के लिए असल में सबसे अहम क्या है। देखें, पिछले सालों के पेपर्स को अगर गौर से देखें ना तो एक पैटर्न नजर आता है। प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव और एडवर्ब का फर्क, प्रेपोजिशंस और वर्ब की फॉर्म्स, ये वो टॉपिक्स हैं जिन पर सबसे ज्यादा सवालात आते हैं। तो अपनी तैयारी का ज्यादातर फोकस यहीं रखना है। लेकिन सवाल यह है कि उन्हें इम्तिहान के प्रेशर में जल्दी से पहचाने कैसे? फिक्र ना करें, इसके लिए कुछ बहुत ही आसान ट्रिक्स हैं। समझे, ये आपका खुफिया हथियार है। ये देखें जरा इस टेबल को, कितना आसान है। नाउन सीधा मतलब है नाम। प्रोनाउन
जो नाम की जगह पर आए, एडजेक्टिव जो नाम की सिफत बताए, और एडवर्ब जो फेल की सिफत बताए, यानी काम कैसे हो रहा है। बस ये 4 बातें जहन में बिठा लें, फिर गलती का चांस ही नहीं रहेगा। तो इस सारी डिस्कशन और इन आसान ट्रिक्स के बाद अब क्या लगता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा मौजू सबसे मजबूत हो गया है? बस इसी एतमाद को साथ लेकर तैयारी करते रहें, कामयाबी जरूर मिलेगी। अल्लाह हाफिज।